28. A 8,000 kg engine pulls a train of 5 wagons, each of 1,000 kg along a horizontal track. If the engine exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a frictional force of 5,000 Newton, then calculate the net accelerating force, the acceleration of the train and the force of wagon 1 on wagon 2. ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम विजिबल है। यस यस मैम। यस मैम। ओके बच्चे, इसने कहा है कि एक इंजन है, ठीक है, दिस इज एन इंजन, लेट्स से इस इंजन का वेट है 8,000 kg। इसके पीछे जो है 5 बोगियां हैं, वैगन्स, ठीक है। इनमें से एक वैगन जो है 2,000 kg का है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक में इंजन जो है इसको पुल कर रहा है, ठीक है। अब इंजन जो है आगे की तरफ जो फोर्स इन वैगन्स पे लगा रहा है दैट इज 40,000 न्यूटन, और जो ट्रैक से इस पे फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में दैट इज 5,000 न्यूटन, ठीक है। तो आपको टोटल एक्सेलरेटिंग फोर्स कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इंजन का जो मास है उसको m1 ले सकते हैं हम, दैट इज 8,000 kg, ठीक है। m2 या फिर वैगन्स का जो मास है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5 वैगन है और एक वैगन 2,000 का है, तो 5 इंटू 2,000 kg होगा, विच विल बी इक्वल्स टू 10,000 kg। इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। अब यहाँ पे हमें पता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, FE लिख रही हूं मैं उसको, दैट इज 40,000 न्यूटन, ठीक है। और फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कितना है? सॉरी, 5,000 न्यूटन। तो हमें जो है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है, नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा है इसमें। अगर सिंपल लॉजिक देखें तो इस 40,000 में से 5,000 तो ये फोर्स है जो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करेगी, फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए, है ना। तो अगर हमें नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स निकालना है तो हम माइनस करेंगे इंजन के फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स से, क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। यस और नो? यस मैम। यस मैम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते तो हम क्या करते? माइनस करते, प्लस करते? प्लस। प्लस करते। अब क्योंकि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं तो हम एक्सेलरेटिंग फोर्स कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, 40,000 माइनस 5,000, दैट विल बी इक्वल्स टू 35,000 न्यूटन। इसमें कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। इसको इरेज कर दूं? कर दूं? यस मैम। यस यस। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, एक्सेलरेशन निकालना है ट्रेन का। अब हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास नेट फोर्स प्रेजेंट है, कितना है नेट फोर्स? 35,000, ठीक है।
अब जो वैगन्स का टोटल मास है वो कितना है? 10,000 kg. 10,000 kg. 10,000 है ना, इनटू एक्सेलरेशन। अगर 10,000 नीचे आ गए 35,000 के, वही होगा एक्सेलरेशन के बराबर। तो हम जब इसको कैंसिल करेंगे तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट? मैम इसमें हम इंजन का मास कंसीडर नहीं करेंगे। नहीं करा हुआ बुक में वैसे, क्योंकि इसमें जो है ट्रेन का एक्सेलरेशन पूछा गया है। इंजन भी तो ट्रेन में ही लगता है। एक सेकेंड बच्चे, में क्वेश्चन का आंसर देख लूं। तो 3.5 ही है। बट इंजन का मास हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, कंप्लीट ट्रेन का सिर्फ एक्सेलरेशन निकालना है। तो इंजन तो सिर्फ फोर्स एक्सर्ट करने का काम का है ना, तो एक्सेलरेशन जो है वो डिपेंड करेगा वैगन्स के मास पे, इसीलिए सिर्फ वैगन्स का मास लिया गया है। लॉजिक इसमें ये यूज किया गया है। ठीक है, यस और नो? Yes, ma'am. अब पूछा गया है थर्ड पार्ट हमें जो निकालना है कि फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। तो यही कॉन्सेप्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगा है। जो पहला वैगन है उसका फोर्स वैगन 2 पे कितना लग रहा है ना? तो वैगन 2 पे जो फोर्स लग रहा है वो कंप्लीट मतलब चारों के मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि वैगन 1 के पीछे 4 जो है वैगन्स प्रेजेंट हैं। तो हम यहाँ पे जो मास कंसिडर करेंगे वो 4 वैगन्स का कंसिडर करेंगे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। एक्सीलरेशन तो हमारे पास है, ठीक है, एक्सीलरेशन हमारा 3.5 जो है निकल गया है। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। वैगन 1 का फोर्स निकालना है तो मास हम 4 वैगन्स का निकालेंगे, 4 इंटू 2000 इंटू 3.5 विल बी इक्वल्स टू एफ। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 2000 विल बी इक्वल्स टू 8000 इंटू 3.5। तो इसको जब हम कंप्लीटली मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अराउंड 28,000. 28,000 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये फोर्स जो है फर्स्ट वैगन सेकेंड वैगन के ऊपर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से सेकेंड वैगन उसको पुल कर पा रहा है। समझ आया ये वाला कि ये कैसे किया, कि पहले वाले में सिर्फ 5 वैगन क्यों लिया और दूसरे वाले में 4 वैगन क्यों लिया? क्योंकि जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसका मास जो है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ेगा कि किन किन को खींचा जा रहा है, तो इसीलिए उनका मास उसका मास हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसको इरेज करूं? Yes, ma'am. यस। एक सेकंड बच्चों। क्वेश्चन ओपन कर लूं। Next question is, an automobile vehicle has a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? अब इसमें हमें ऑब्जेक्ट का मास दे रखा है
कि ऑटोमोबाइल व्हीकल है जो 1500 kg का है। तो अब पूछा क्या गया है कि व्हीकल को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा रोड पे, ताकि अगर व्हीकल स्टॉप करने के लिए जो एक्सेलरेशन लग रहा है दैट इज 1.7 मीटर पर सेकेंड, तो व्हीकल ने कितना मास अप्लाई किया कितना फोर्स अप्लाई किया होगा। ठीक है, मास दिया हुआ है हमारे पास 1500 kg। एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो रिटार्डेशन है ना, 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें फाइंड आउट करना है फोर्स। तो इसका फोर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें एक्सेलरेशन पता है, तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स विल बी इक्वल्स टू 1500 इंटू माइनस 1.7। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 2550 न्यूटन्स। तो जो फोर्स हमें लगाना होगा ऑन टू द रोड, जो रोड हमारे पे फोर्स लगा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी 2550 न्यूटन्स। तो इसको डिलीट करूं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next question is the object of mass m moving it with a velocity v. क्या होगा बच्चे? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? P equals to mv. mv। तो इसमें आंसर कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे आप? D. D. डी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10th। Using a horizontal force of 200 Newton, we intend to move a wooden cabinet across a floor at a constant velocity. What is the friction force that will be exerted on the cabinet? अब हमें किसी फ्लोर पे 200 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है उसको मूव करने के लिए। किसको मूव करने के लिए? हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे वुडन कैबिनेट को मूव करने के लिए। ठीक है, और हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं उसको। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा? अब हमारा फोर्स अप्लाइड जो है दैट इज 200 न्यूटन। हमें निकालना है फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन में कोई फोर्स जो है नहीं लग रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चे? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, यानी कि वेलोसिटी इनिशियली भी 1 थी और फाइनली भी 1 है, तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। मोशन वाले Yes, ma'am. चैप्टर से रिलेट करो। Yes, ma'am. ठीक है, फोर्स जो ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट करने में इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 0. ठीक है, फोर्स जब 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इक्वल होगा किसके? हॉरिजॉन्टल फोर्स के। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है इक्वल हो जाएगा हॉरिजॉन्टल फोर्स के, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है 200 न्यूटन ही लगेगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन के लिए फोर्स लग रहा होता तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स अलग से कैलकुलेट करना पड़ता फॉर्मूला यूज करके, बट यहाँ पे एक्सेलरेशन पे कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, 0 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा किसके? नॉर्मल जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हॉरिजॉन्टली मूव करने के लिए उसके। क्वेश्चन
Next, question number 11. Two objects, each of mass 1.5 kg, are moving in the same straight line, but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second before the collision, during which they stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? कोई ऑब्जेक्ट है m1 m2, दोनों का मास सेम है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी है हम नेगेटिव में लेंगे और इसकी वेलोसिटी हम पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। वेलोसिटी दोनों की 2.5 मीटर पर सेकेंड है कॉलिजन से पहले। तो आफ्टर द कॉलिजन वेलोसिटी क्या होगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो m1 इज इक्वल्स टू m2 इज इक्वल्स टू 1.5 kg, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट m1 का क्या है, 2.5 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना होगा, 2.5 पर सेकेंड, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2, तो फाइनल वेलोसिटी भी जो है वो एक दूसरे की सेम ही होगी, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, यही होगा। बोलो, क्योंकि इनिशियली दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, मास भी सेम है, तो फाइनल मैम नहीं वेलोसिटी आया। एक सेकंड, इस पार्ट को भी भूल जाओ। मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट सेम मास का मूव कर रहा है, ठीक है, बस ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वरना इनकी वेलोसिटी सेम है। हमने जो साइन लगाया है उस पे नेगेटिव और पॉजिटिव, वो डायरेक्शन के बेस पे लगाया है, वरना जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का दोनों का सेम है, मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, तो कॉलिजन के बाद भी फाइनल वेलोसिटी भी सेम होगी ना। यस मैम। ठीक है, तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी को हम v कंसीडर कर सकते हैं। Yes, ma'am. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2, यही होता है। v1 Yes, ma'am. v2, ठीक है। अगर हम v1 और v2 को कॉमन ले लें, क्योंकि वो है तो सेम वैल्यू, इनको हम v कंसीडर कर लेते हैं। यस मैम। m1 प्लस m2 इंटू v1 विल बी इक्वल्स टू m1 की वैल्यू, m1 की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1.5 इंटू 2.5 प्लस 1.5 इंटू माइनस 2.5। इसमें कोई डाउट? No, ma'am. ठीक है, अब m1 और m2 की वैल्यू क्या है, 1.5 प्लस 1.5 विल बी इक्वल्स टू, 3 इधर वाले डायरेक्शन में पूछ रही हूँ, 3 v1 will be equals to 1.5 into 2.5 will be equals to 3.7. 3.75, ठीक है, प्लस 3.75। 3.75, यही आ रहा है, क्योंकि माइनस 2.5 है तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। अब 3v1 यस मैम। is equals to 3.75 minus 3.75, ऐसा लिख सकती हूँ।
Yes, ma'am. This will go 0. Yes, ma'am. So V1 will be equals to 0. 0. तो दोनों की फाइनल वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी, यानी कि एक दूसरे से टकरा के वो वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, दोनों रेस्ट पे आ जाएंगे। Yes, ma'am. इसमें कोई डाउट? No, ma'am. कर दूं इरेज? Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, when we push on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. कोई बता सकता है? मैम क्योंकि उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है और पीछे से भी उस पे लग रही है कोई फोर्स। स्टूडेंट का जस्टिफिकेशन सही था? क्या स्टूडेंट Yes, का ma'am. जस्टिफिकेशन सही था कि दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है, या उसका कोई और जस्टिफिकेशन हो सकता है? शुभांगी सही जा रहे थे, बस मुझे ये बता दो कि स्टूडेंट का जस्टिफिकेशन सही था कि नहीं था? मैम शायद नहीं था उसका। नहीं था। क्यों नहीं था? मैम क्योंकि उस पे कोई फोर्स। क्योंकि बात ये नहीं है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो वापस फोर्स लगा रही है और वो कैंसिल आउट हो रही है, ऐसा नहीं है। बात यह है वो चीज इसीलिए मूव नहीं कर रही क्योंकि उस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है, जिसको ओवरकम करने के लिए हमें एक अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने की जरूरत है। ठीक है, इसीलिए स्टूडेंट का जस्टिफिकेशन जो है सही नहीं है। 13th क्वेश्चन, a hockey ball of mass 200 gram traveling at 10 meter per second is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum of the hockey ball by the force applied by the hockey stick. तो हम इसमें बेसिकली उसका इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, और चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फाइनल मोमेंटम को इनिशियल मोमेंटम से माइनस करेंगे। यही करेंगे बच्चे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम Yes, निकालना है ma'am. हमें। Yes, ma'am. अब मास हमें गिवन है कितना? 200 ग्राम्स। तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। 1/5 1/5 kg हुआ। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी क्या दिया है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या दिया है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसके आगे कोई साइन लगेगा? मैम 5 मीटर पर -5। सेकंड। मैम 5 मीटर पर सेकंड फाइनल वेलोसिटी कैसे हुई? हॉकी स्टिक ने जब उसको वापस मारा तो वो जो लास्ट वो मूव कर रही है वही तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चे। उसने अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली ना। वो 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो आ रही थी बॉल, ठीक है। उसको जब हॉकी स्टिक से मारा गया तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, अब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई? -5 मीटर पर सेकेंड। -5 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है
और हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, उस पे डायरेक्शन जो है मैटर करता है। ठीक है, तो -5 मीटर पर सेकेंड उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। तो मोमेंटम इज इक्वल्स टू mv। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम को हम पी आई से रेफर कर देती हूं मैं। पी आई विल बी इक्वल्स टू 1/5 into 10, that is 2. 2. अब उसके बाद P final will be equals to 1/5 into -5, which will be equals to -1. ठीक है, now change of momentum will be equals to PF minus PI। यही हुआ। तो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू -1 -2 विल बी इक्वल्स टू -3 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैम बुक में तो 3 है, 3 kg मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, निकला ये है कि -3 kg मीटर पर सेकेंड। मैम 2 में से -1 माइनस होना चाहिए ना। क्यों क्यों? मैम आपने बोला था इनिशियल में से फाइनल माइनस करेंगे। बट फिर रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए हमेशा फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं ना, तभी तो विथ साइन मिलेगा हमें। जब हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालते हैं तब भी तो हम फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते हैं ना। यस मैम। हाँ, तो मोमेंटम के चेंज के लिए भी हम जो है फाइनल माइनस इनिशियली करेंगे ना। Yes, ma'am. एक सेकंड बच्चे। -3 है हमारी बुक में तो। मेरी बुक में भी -3 है, मैं वही चेक करने की कोशिश कर रही हूँ। मैम मेरी बुक में तो 3 है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, इस पे डायरेक्शन तो मैटर करता ही है। मैम बॉल की डायरेक्शन भी तो चेंज हुई है ओरिजिनल डायरेक्शन से। हाँ, तो इसमें मैम बुक डायरेक्शन में मैटर मिसप्रिंट करता है। होगी। टाइम हो गया, माइनस में ही है आंसर। ठीक है, -3 kg मीटर पर सेकेंड है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a bullet of mass 10 gram traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second strikes a stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. ये कहा गया है कि कोई बुलेट है जो 10 ग्राम्स की है। ठीक है, उसने 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से वो ट्रैवल कर रहा है बुलेट। ठीक है, और एक वुडन ब्लॉक था, उसके ऊपर जो है गोली लग गई। ठीक है, और गोली लगने के बाद वो बुलेट जो है वो रेस्ट पे आता है 0.03 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि कितना डिस्टेंस जो है उसने वुडन ब्लॉक के अंदर ट्रैवल किया। ठीक है, प्लस क्या फोर्स, कितना फोर्स जो है उसने
वुडन ब्लॉक के ऊपर एक्सर्ट करा। ठीक है, तो मास कितना दिया हुआ है हमें 10 ग्राम्स, उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे 10/1000 विच विल बी इक्वल्स टू 1/100। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है हमें बुलेट की 150 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हम 0 लेंगे, क्यों? क्योंकि बुलेट जो है रेस्ट पे आ रहा है, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो फाइनल विल बी 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लिया है उसने 0.03 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन प्लस फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0 माइनस 150 बाई 0.03। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा, इसको कैलकुलेट करो, माइनस 150 बाई 0.03। इसको कैलकुलेट करो कितना आएगा। मैम हाँ जी, नेक्स्ट क्लास में लिंक आ गई। ठीक है, इसको यहीं पे पॉज कर लेते हैं, कल इसके आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है मैम प्लीज मार्क माय अटेंडेंस। बच्चे, कब ज्वाइन किया है क्लास?